Here, let's go toss to Mr. Sanjay Dwivedi. Sanjay Dwivedi जी नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी सर, जय माता दी। नवरात्र है, आपने टीका भी लगाया हुआ है, मुझे लग रहा है देवी माँ की पूजा करके आप आ रहे हैं, लग रहा है मुझको। जी जी जी, क्या बात है सर, क्या बात है। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। कमाल है सर। संजय द्विवेदी जी, अब ये भी बता दें, आपको 21 सीटें मिल गई हैं सर लड़ने के लिए, 21 सीट्स महाराष्ट्र में। 21 में से कितनी आ रही हैं सर, बता दीजिए। देखिए पहले हम एक चीज आपसे बताएंगे, इसके बाद हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज देखिए, 2014 में महंगाई की मार, बहुत बड़ी मार, महंगाई दायन है, महंगाई बहुत ज्यादा है और मोदी सरकार चाहिए। ठीक है, मोदी सरकार आ गई। 2019 में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार युक्त भारत पार्टी बन गई है। तो ये कहने मतलब इस तरह की जो चीजें देश में हो रही हैं सर, पहले कभी नहीं थी कि आपने जो वादे किए देश में वो एक भी वादे पूरे नहीं किए। आप जबरदस्ती चुनाव के माध्यम से आपने शिवसेना को कब्जा कर लिया, एनसीपी को कब्जा कर लिया। अब आप सब माननीय उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि साहब ये तो नकली सेना है। अरे आप कौन होते हैं नकली सेना असली सेना कहने वाले, जब आप जानते हो कि चुनाव द्वारा ही आपने ये बात करी। देखिए जनता इन चीजों से नहीं समझ पाती है, जनता इन चीजों को नहीं मानती है। असली शिवसेना कौन, नकली कौन, वो तो अभी हमारे जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हमसे, 21 में कितनी सीटें आएंगी जी। देखिए पहले हमको 22 सीटें बीजेपी ने दी थी, तो हमारा बीजेपी के संग रिलायंस था जी। उसमें 18 सीटें आई थी, अब की 20 सीटें हमारी आ रही हैं। 20 हमारी अलायंस में 20 सीटें आ रही हैं, 100% हमारी 20 सीटें आ रही हैं, जिसमें उस्मानाबाद हम लोग हार गए थे, वो भी हम जीतेंगे और 20 सीटें हमारी टोटल आ रही है इसमें कोई हमारा रथ जो चल रहा है, रथ नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, इन्होंने शिवसेना को कचड़े में फेंक दिया। जिस शिवसेना को 22 सीटें दी गई थी और आज उनको 10 सीटें भी दी गई, उसमें भी 2 प्रत्याशी तो खड़े किए। अब पता नहीं एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, दो प्रत्याशी बदलने कह दिया गया। देखिए शिवसेना क्या बेइज्जती कर रहे हैं ये जनता देख रही है, हमसे मतलब नहीं। हम तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और जीत के दिखाएंगे। हमारा प्रयास बिल्कुल 100% ये है कि आप जो भी करो, जितना भी दबाओ, जितना भी कुछ लो, लेकिन हम उठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट बात है और हम जीत के दिखाएंगे। महाविकास अघाड़ी इंडिया गवर्नमेंट बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, ये आप देख लीजिएगा बिल्कुल। अमित शाह जी ने, द्विवेदी जी, सिर्फ नकली शिवसेना नहीं बोले। मोदी साहब ने बोले थे कि जो वहां पर है कांग्रेस के साथ वो नकली शिवसेना है। अमित शाह जी ने कहा कि शिवसेना भी नकली है, शरद पवार जी के पार्टी भी नकली है और आगे जाके कहा आधा कांग्रेस आपके साथ है। तो आधा कांग्रेस, नकली शिवसेना, नकली एनसीपी लेकर कोई विचार नहीं, कोई गोल नहीं, कोई मंजिल नहीं। ये लोगों को क्या राह दिखाएंगे, कहां महाराष्ट्र को दिशा दिखाएंगे। तो आलोचना किया अमित शाह जी ने, उससे पहले प्रधानमंत्री ने आलोचना किया था। तो ये आधा क्या है, आधा नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की प्रदीप जी। देखिए जब शिवसेना सरकार चल रही थी तो वसूली सरकार, करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, सुशांत सिंह राजपूत को मारने वाली सरकार, मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाने वाली सरकार, ये लगते थे। लेकिन जो 25 विधायक थे उसमें 23-24 विधायकों से जो ईडी और सीबीआई और आईटी केस बढ़ गए और इनके जो सांसद पहुंचे हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, संक्षेप में कहूंगा क्योंकि काफी बार कह चुका हूं, जो सांसद गए हैं उसमें कितनी क्लीन चिट है, जिनके लिए अजीत दादा पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस जो खुद कहते थे 2019 चुनाव में, और 2.5 साल बाद उनका पक्ष बदल गया, 2.5 साल बाद उनके मुख्यमंत्री बन गए और उससे पहले 3 दिन की सरकार बनाई थी। तो बताइए ये क्या, इससे क्या जनता को सो हो रहा है। जनता इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जिनको क्लियर कर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नाजायज हैं, गलत हैं, इनको पैसा नहीं लेना चाहिए था। आप केजरीवाल को जो जेल भेज रहे हैं, किससे कहने भेज रहे हैं, रेड्डी कहने पे, जिसने 55 करोड़ से 60 करोड़ रुपए आपको दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं जनता देख रही है। ठीक है, जनता आज नहीं समझ पाई पिछले 10 सालों में, लेकिन जनता देख रही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, और जो हमारे पीसीओ से लगी थी, जो सरकारी संस्थान हमारे लगे थे, उनको बेचा जा रहा।
मैं तो ये पूछता हूँ देशवासियों से, तब अडानी का एयरपोर्ट में क्या काम, अडानी का LIC में क्या काम, अडानी का BPCL में क्या काम, जो भी जितने चीजें हैं तो उनमें इनका क्या काम, इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनका क्या काम है। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे देश में आई थी, उसने क्या किया था शुरू, सबसे पहले व्यापार शुरू किया था, व्यापार के माध्यम से उसने एक एक स्टेट में कब्जा करना शुरू किया, धीरे धीरे पूरा देश कब्जा कर लिया। तो इनकी क्या सोच है देश में, अगर इस तरह की चीजें लाएंगे, अगर पूरा अगर प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो हमारी जनता कहाँ जाएगी, जनता को नौकरी कहाँ मिलेगी, जनता क्या देखेगी। आज महंगाई देखिए, मखाने आज नवदुर्गा चल रही है, नवदुर्गा में सभी भारतीय वासियों को बधाई देता हूं, लेकिन नवदुर्गा में आज मखाने 1000 रुपए किलो, इस तरह जितनी चीजें हैं वो 1500 रुपए किलो, कोई 1000 रुपए किलो। तो जो गरीब आदमी आज व्रत रह रहा है वो तो मखाना नहीं खा पाएगा ना, वो कहाँ मखाना खा पाएगा, जिसकी 300 400 रुपए 300 रुपए इनकम पर डे की है, वो मखाने कहाँ खा पाएगा। तो जिस तरह की स्थितियां जो डेवलप की जा रही हैं, ये देश की जनता देख रही है। ठीक है, रावण ने बहुत दिन राज्य किया, हिटलर ने बहुत दिन राज्य किया, बहुत तानाशाह ऐसे हैं जिन्होंने राज, सिकंदर रास्ते में मर गया, बहुत दिन राज्य किया, पूरा कब्जा करना चाहता था देश को। तो ऐसे स्थितियां बनी रहेंगी तो जनता देखिए, यहाँ युद्ध नहीं चलना है, यहाँ वोट की राजनीति चल रही है। आज हमने महाविकास अघाड़ी इंडिया गवर्नमेंट साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा है, और इससे पहले भी हमारा चुनाव हमने लड़े संघ में, जो इससे पहले जितने चुनाव हुए हमारा वोट बैंक तब्दील हुआ। आज महाविकास अघाड़ी का वोट बैंक आपस में दूसरे पक्ष में जा रहा है, और 4 से 5% वोट जो इन्होंने एनसीपी और कांग्रेस तोड़ी है, उसकी वजह से 4 से 5% वोट हमारे। और द्विवेदी जी, एक चीज जो आपने भी कही वो मुझे जरा अजीब लग रहा है, मैं चाहूंगा उसको जरा आप एक्सप्लेन करें। आप शिवसेना से के साथ आपका संबंध है न जाने कितने सालों से, शायद 40 साल हो गए, जहां तक मेरा ख्याल है 30 से 40 साल तो हो गए, 35 साल हो गए। सर ये बताइए, आज की तारीख में शिंदे सेना को, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। एकनाथ शिंदे साहब को शायद 10 सीटें मिली हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट तो अभी तक आई नहीं है, 10 या 10 से कम मिली है, मुझे मालूम नहीं कि असल में कितनी मिली है। जो शिव सैनिक उनके साथ गए हैं शिंदे साहब के साथ, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी अभी कि भाई हमने अपनी पार्टी तोड़ दी सिर्फ 8 या 10 सीटों के लिए? बताएं सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर, बहुत बढ़िया सवाल है ये हम ही नहीं जानते हैं, जो हम 30 साल उन्हें गठबंधन में थे, जब उन्होंने हमसे गठबंधन नहीं रखा। और शायद आपको मालूम होगा, शिंदे जी खुद चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन ना हो जी, बहुत स्पष्ट बात है, शिंदे खुद चाहते थे, और उन्होंने लिख के बाकायदा दिया था कि सब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई? देश यही तो जानना चाहता है ना, देश यही जानना चाहता है असम के मुख्यमंत्री से, पश्चिम बंगाल के लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, या जो आज ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो राज्यसभा में चले गए, राज्यसभा में क्यों चले गए? क्या उन पर कितने बड़े घोटाले थे उनके पास, और वो राज्यसभा में चले गए। तो ये जो क्लीन चिट आज शिंदे से साथ जो 40 लोग गए हैं, वो सोचेंगे तो 13 सांसद गए थे, अरे 13 सीटें नहीं मिल पाई, 13 सांसद गए थे तो 13 सीटें नहीं मिल पाई। इन्होंने संगठन को नस्ताभूत कर दिया, और भाजपा यही चाह रही थी, भाजपा यही चाह रही थी। वो तो मानी उद्धव ठाकरे का, मैं कहूंगा उनका जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की जो उनकी ऊर्जावान जो है, वो उस वजह से आज शिवसेना को हम बचा रहे हैं और बचा लेंगे। सरकार हम ही बनाएंगे, 2000 जो चुनाव होंगे विधानसभा के, सरकार हमारी बनेगी, और जो सांसद चुन के आएंगे वो देख लीजिएगा, सांसद इनके एक भी जीत के नहीं आएंगे शिंदे जी के, चाहे कितना भारतीय जनता पार्टी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले। और देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि शिंदे या अजीत पवार के पास वो दम नहीं है, इसलिए उन्होंने सीटें कम दी हैं, और उसका कोई कारण नहीं, बिल्कुल एक मत कारण है। और ये सब पछताएंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कहते थे गद्दारों के लात मार के भगा दो, गद्दारी उन्हें तो द्विवेदी जी, जो शिव सैनिक हैं अभी, जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे होंगे, वो तो आपके पास आ रहे होंगे वापस ये कहने के लिए कि भाई गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इतना बड़ा उन्होंने, मेरा अपना विचार है, ये इतना बड़ा उन्होंने काम किया है,
जी। इतनी बड़ी उन्होंने संगठन को धक्का पहुंचाया है, जो संगठन ने उनको सब कुछ दिया, जी। उस संगठन को धक्का पहुंचा के अगर आपने इसमें दो राय नहीं। संगठन को तोड़ा है जी। तो मैं नहीं समझता हूं, मैं एक शिव सैनिक, बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक, कि माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी उनको वापस लेंगे। वापस लेना बिल्कुल उचित नहीं है। उनका जगह है सिंधे में, भारतीय जनता पार्टी में, वो और वहां ये बात जो है, ये बात जो अभी को बोली है, वहीं बढ़ाए। ये बात जो अभी संजय द्विवेदी जी ने बोली है, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, प्रदीप जी और मैं इसके बारे में न जाने कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं कि आदरणीय सामान्य बाला साहब ठाकरे ने किस किस को कहां से उठा उठा करके मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। अरे पहले तुम लोग क्या थे भाई, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। सड़क से उठा उठा के, द्विवेदी जी आप तो इसके आई विटनेस हैं, मैं एक चश्मदीद गवाह हैं आप तो इसके। और ये लोग आज उसी शिवसेना को तोड़ करके उस तरफ चले गए, ये क्या हुआ यार? मैं बाला साहब की एक बात बताता हूं आपको। हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन इतना ज्यादा तेज था, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? आवाज आ रही, फर्स्ट क्लास आ रही। संगठन इतना बढ़ गया था हमारे यहाँ कि मंत्री लोग हमारे शामिल होना चाहते थे शिवसेना संगठन में जी। तो उस समय मंत्री लोग हमारे शिवसेना में शामिल होना चाहते थे जी। तो उसमें हमारे पास वो दम नहीं थी, तो हम लोगों ने सीधे बाला साहब के पास गए। एक मिनट, बाला साहब के पास हम लोग लेके गए उनको। जी। जब बाला साहब के पास हम लोग लेके पहुंचे हैं उनको, तो आप समझिए 2 घंटे डिस्कशन हुआ उनसे। आखिरी में बाला साहब ने यही कहा उनसे कि आप जो है पहले शिवसैनिक बनिए, आप 3 महीने शिवसैनिक बनिए, तब हम आपको ज्वाइन कराएंगे शिवसेना। देखिए क्या विचार थे उनके। और उन्होंने कहा मेरे पास, उन्होंने एक चीज कही हमसे, हमारा मंत्री पद ना चला जाए। वो चीज मैंने बाला साहब से, क्या होगा जी सर, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास दिख रहे हैं द्विवेदी साहब, आप दिख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं। I think he's taken off his Bluetooth as well from here. Communication. A bit of a communication gap over here, but Yes. But really speaking, what would people be thinking? I really would like to know, because they're getting only 10 seats, perhaps less. I mean, what would an ordinary Shiv Sainik be thinking about it? Sir, ultimately their objective, अभी आप एकनाथ शिंदे जी को पूछोगे, अजित पवार जी को पूछोगे, देव फडणवीस जी को पूछोगे, बोले हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे इंटरनल जो भी है, मोदी जी को हमको हैट्रिक दिलाना है। और मोदी जी जो डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर लेके आए, यू कैन सी डेवलपमेंट ऑल अराउंड। अजित पवार जी का कहना है कि लोगों को हम न्याय दे सकते हैं मोदी जी के साथ रहकर। एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि हम लोग वी कैन प्रोवाइड जस्टिस एंड वी कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट बाय बीइंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई थिंक वी गॉट मिस्टर द्विवेदी बैक। जी द्विवेदी साहब, आप कुछ बोल रहे थे, जरा प्लीज कंटिन्यू सर। उसके बाद क्या हुआ? आप वो जो बोल रहे थे, कुछ मंत्री इधर आना चाहते थे, जी बताइए। मंत्री जी थे हमारे, यूपी से मंत्री गए थे, उनके संग और मंत्री भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही बाला साहब ने कि आप 3 महीने बाद आइए, आप अगर शिवसैनिक बन जाए तो हम ज्वाइन कराएंगे। उन्होंने एक बात कही कि हमारा मंत्री पद ना चला जाए। तब माननीय बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही कि मैं तो यहाँ पे बैठा रहता हूँ, यही सब बात करते, हमारे पास फलाने आए मंत्री बनने का, मंत्री बनो, फलाने आए मंत्री बनने का, मंत्री बनो। तो मैं मंत्री बनेंगे आप, लेकिन आपको पहले शिवसैनिक बनना पड़ेगा। तो ऐसी पार्टी में गद्दारी करके विधायक निकल जाए अगर, और बाद में वो सोचे कि साहब हम दोबारा पार्टी में आएंगे, तो मैं तो नहीं समझता हूँ। जी, मगर आप पे जो आरोप लगा है कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से आप बहुत दूर चले गए, मोदी साहब ने कहा, बोले कि विचारों को, बाला साहब ठाकरे जी का विचार, एक ना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आज जिस प्रकार चर्चा चल रहा है कि पालघर के जिस साधुओं का मौत, किलिंग्स हुआ, पालघर में साधुओं का किलिंग हो गया, उद्धव ठाकरे जी कभी पालघर गए नहीं थे, मगर आज प्रचार के लिए, आपके कैंडिडेट के लिए पालघर जा रहा है। पालघर, बोले बाला साहब ठाकरे जी के विचार यही सिद्ध होता कि दूर चले गया। जब साधुओं का मौत हुआ, साधुओं को बहुत बुरी तरह मारा गया था, तभी उद्धव जी गए नहीं थे पालघर। आज प्रचार के लिए उद्धव जी जा रहे हैं। प्रदीप जी, हम तो शिवसैनिक हैं, हम संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कह सकते। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, और झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो। तो उनकी राजनीति हो सकती है झूठ बोल के राजनीति करना,
लेकिन हमारे शिवसैनिकों की राजनीति वो नहीं है कि हम झूठ बोल के राजनीति करें। पहाड़गढ़ में 2 साधु मरे, पूरे देश यूपी में भी मरते हैं और जगह मरे जो हमारे लिए वो है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जिस तरह से पहाड़गढ़ में साधु मरे, उनका तुरंत इनके बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, उसमें उनको मारने में बीजेपी के नेता पकड़े गए थे, जो मुझे मालूम है, आपको ज्यादा मालूम होगा। उनके द्वारा उनका ये कांड किया गया था, तो आप समझ लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश याद दिला दें दर्शकों को, उस वक्त हमारे अच्छे मित्र अनिल देशमुख जी होम मिनिस्टर थे, और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, इतना स्विफ्ट एक्शन, तेज एक्शन आज तक कभी नहीं हुआ कि 126 लोगों को 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ केस शुरू हुआ और उसमें से काफी लोग अब तक जेल में हैं। जी द्विवेदी जी आप बताएं। मैं वही आपसे कह रहा हूं, जब इस तरह की बातचीत, ये हम शिवसैनिक है, लेकिन झूठ बोल के नहीं करेंगे। हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। देने दे पालघर। बीजेपी का और एकनाथ शिंदे जी गुट का यह कहना है कि पालघर तब नहीं गए थे, इतना सीरियस इशू था, अब जा रहे हैं प्रचार के लिए, आपके कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं प्रचार के लिए उद्धव जी। तो मोदी जी कहां जा रहे हैं आज, शिंदे जी कहां जा रहे हैं, आप देखिए ना, मोदी जी कहां जा रहे हैं। तो ये प्रचार के लिए जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये तो मतलब इशू नहीं है। जब लोकसभा चुनाव चल रहा है तो पार्टी के नेता जाएंगे, हमको इसमें बुरा लग रहा है। हम तो कहते हैं, हम तो छींके तो मुसीबत, ना छींके तो मुसीबत। अच्छी मुसीबत है, अच्छा धंधा बना लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अरे भाई प्रधानमंत्री जी हैं, अपनी गरिमा रखें, गरिमा की इतना खराब ना करें कि आदमी के मुंह पे बार बार मतलब प्रधानमंत्री की संवैधानिक भाषाएं इस्तेमाल होने लगे प्रधानमंत्री के लिए। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए, जो मैं कहना चाहता हूँ। उनकी सब इज्जत करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के सब कह सकते हैं, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री उनको इस तरह की बातचीत नहीं कहनी चाहिए। हम पालघर गए नहीं गए, उद्धव जी गए कि नहीं गए, लेकिन उद्धव जी के जितने भी हमारे शिवसैनिक है, क्या वो उद्धव जी से कम है? हम परिवार हैं। वो आज लिख रहे हैं मेरा परिवार, और हम लोग शुरू से 35 साल से परिवार में हैं। शिवसेना एक परिवार है, परिवार के लोग वहां गए, उन्होंने वहां की स्थितियां देखी। जैसा अभी आपने बताया, अनिल देशमुख जी ने बताया, 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए। तो सबसे पहले जाना चाहिए था माननीय प्रधानमंत्री जी को पालघर, कि जब इनके नेता उस साधु के मर्डर में गिरफ्तार हो रहे हैं, ये क्यों नहीं गए भाई वहां पे? इनके नेता क्यों नहीं गए वहां पे? तो ये कहने की बातें हैं, भ्रमित करने की बातें हैं। तो अभी क्या होने वाला है सर महाराष्ट्र में, ये तो बताओ। आपके विश्लेषण के मुताबिक महाराष्ट्र में अब क्या होने वाला है? 48 सीटें सर। बीजेपी बोलती है 45 हमारे पास आएंगी। अरे बीजेपी तो बहुत कुछ बोल रही, बीजेपी तो इतना बोल रही है इसकी हद नहीं। वो तो 400 पार, 500 पार, 600 पार, उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल तरह, दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में भी ले रहे थे। आप देखिए, हमने महाविकास अघाड़ी, हमारा जो वोट बैंक है वो कन्वर्टेड है। हम एक दूसरे में वोट बैंक हमारा कन्वर्ट हो रहा है। सबसे बड़ा जो फायदा होता है देश में आपके चुनाव में पार्टियों गठजोड़ का, जैसे शिवसेना भाजपा थी तो शिवसेना का वोट जाता था भाजपा में, भाजपा का वोट आता था शिवसेना में। आज महाराष्ट्र में मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का वोट शिवसेना में आ रहा और शिवसेना का वोट कांग्रेस एनसीपी में जा रहा है। तो जो ये वोट जा रहा है, मगर आप पे आरोप है, आज अमित शाह जी ने कहा कि तुष्टिकरण, परिवारवाद, करप्शन, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये आप फैला रहे, आप ये फैला रहे। बोले कि देखो, परिवारवाद का एकदम उत्तम उदाहरण है कि उद्धव ठाकरे जी सीएम अपना लड़का को बनाना चाहता है। मुलायम सिंह जाते जाते अखिलेश यादव को बना के गए थे। बोले कि स्टालिन जो उनके पुत्र को बनाना चाहता है, लालू यादव ऑलरेडी बच्चे को बना दिया। तो सीएम ये लोग सिर्फ अपने ही बच्चे को बना देंगे। एक तो करप्शन और दूसरा परिवारवाद का एकदम उच्चतम उदाहरण है। तो लोग भी देख रहे हैं। द्विवेदी जी नाकारेंगे कैसे? एक चीज मुझे बता दें, बीसीसी का एक सचिव बनाया अमित जी ने अपने लड़के को, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत उदाहरण है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बीसीसीआई का सचिव बनाया। सचिव मतलब बीसीसीआई में क्या होता है? मेन होता है, समझ लीजिए। सचिव का जो वहां पे काम है वो मेन काम सचिव का है। क्यों बना दिया भाई उन्होंने? कैसे बना दिया? ये परिवारवाद नहीं है क्या? या जो सांसद हैं, आज जैसे प्रधानमंत्री के लड़के को हमारे बलिया में सीट दी गई या वहां सीटें दी जा रही हैं,
लोकसभा में चुनाव में लड़ने के लिए, तो ये परिवारवाद नहीं क्या? देखिए, कथनी करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कथनी करनी भूल चुकी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संगठन डाला उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और निश्चित मान लीजिए प्रदीप जी, राजीव जी, आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है वो, माननीय, मैं नाम नहीं लूंगा, कैसे नेस्तनाबूद होते हैं, बिल्कुल 100% आप समझ लीजिए। आप बजाज साहब आपको पूछा कि मोदी जी के विजय रथ को रोकना है तो आपको यूपी में रोकना पड़ेगा, यूपी में रोकना पड़ेगा, जहां समाजवादी पार्टी को 5 और आपको कांग्रेस को 1 मिला था। आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यह नया भारत है, नया भारत है, सिक्योरिटी सेफ्टी परम नंबर 1 उनका प्रायोरिटी है। घर में घुस के मारते हैं, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, तो इतने इंपेकेबल रिकॉर्ड है सेफ्टी सिक्योरिटी जिस प्रकार से मोदी साहब ने किया, तो कैसे आप यूपी में कैसे रोकोगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 40 बेचारे हमारे सैनिक जो है सही बलिदान हो गए। सर 47 जी बलिदान हो गए। और वहां पे 300 टन जो था वो टहलता रहा। उसके बाद आज तक ये पता नहीं चला कि वो कहां से आया था, वो लोग कहां से आए थे, कहां से नहीं आए थे। और चुनाव 2019 का घोषित हो रहा था। आप देखिए मेरी बात, मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बाला साहब स्ट्राइक किया आपने, वो तो सेना ने की ना, कोई प्रधानमंत्री करने थोड़े ना गए, ये तो सेना की रणनीति है ना। लेकिन अगर सेना को अधिकार दिए गए होते ये, तो शायद सेना इसको कबूल ढूंढ लेती कि 47 हमारे सैनिक मरे, बलिदान हो गए, और कितने बुरी तरह से हुए, विस्फोट लगा के कर दिए गए। अरे मतलब हम लोग तो आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के ये। और उसके बाद ये चुनाव में पूरा इनका खेल चलता। अब उतने सैनिक जो मरे थे उनके परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिली, जरा आप, चूंकि संवाददाता हैं, आप पत्रकार हैं, आप जरा पता करके रिपोर्ट लगा के दे दीजिए आप क्या क्या मिला। उस समय तो बड़ा चल रहा था, सभी लोग जा रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, सभी लोग कर रहे थे, लेकिन उनको मिला क्या? पेट्रोल पंप मिल गए, पूरा पैसा मिला कि नहीं मिला? मुझे तो नहीं लगता कि सबको मिल गया होगा, सब लोग अभी भटक रहे होंगे अभी भी। तो ये राजनीति भाजपा कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मरे, सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच सब आपने बिहार से शुरू करा दी। क्या हुआ? सिर्फ सरकार बदनाम करने। जब तक माननीय उद्धव ठाकरे रहे आप लाउड स्पीकर बजवा रहे हैं। अरे हनुमान चालीसा का पाठ सड़कों पे नहीं होता है, हम लोग भक्त हैं, हम लोग डेली हनुमान चालीसा करते हैं, मंदिरों में करते हैं। जब राम मंदिर नहीं बना था तो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ हम मंदिर में जाके करते थे, हम सड़कों पे नहीं करने लगते थे। ये जो प्रथाएं जो शुरू की जा रही हैं, ये कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होना है। जनता जान जाती है, जनता जान गई महाराज की। आपकी सरकार 2 साल चल रही है, कितने लाउड स्पीकर आपने उतरवा दिए, कितने काम आपने ऐसे कर दिए। 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर चले जाएं, और एकनाथ शिंदे जो नौकरी की वादा कर रहे हैं, वो नौकरी की वादा कैसे पूरा करेंगे? 4 प्रोजेक्ट अगर लग गए होते महाराष्ट्र में तो कितनी नौकरियां डेवलप हो गई होती। लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो पिछलग्गू हैं, तरफ कहना नहीं चाहिए, संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तब नहीं कहना चाहिए हमको। तो जो कचरा उठा के इन्होंने अपने सचिवालय में रखा है, कि कचरा ही इसको खत्म कर देगा, कचरा इनको और खत्म कर देगा, लपेट खत्म कर देगा। कचरे का ढेर जो है लपेट इन्हीं खत्म करेगा। लेकिन ये बताएं द्विवेदी जी, आज की तारीख में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पूरे महाराष्ट्र में, जो शायद पहली बार हुई है, कि काफी मुस्लिम वोट जो है वो उद्धव ठाकरे जी की तरफ आकर्षित हुआ है। ये कैसे हो गया सर, ये बताएं। देखिए, जब 2.5 साल मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी रहे हैं, सर्वहितायक उन्होंने काम किया, सबके लिए काम किया। मुख्यमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, वो एक पार्टी बेस पे नहीं होता है, वो जनता के लिए होता है, जनता के विकास के लिए होता है, जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए होता है। तो जो उन्होंने कोरोना के समय काम किया, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिली तो उन्होंने इंतजाम करके रखा। जो प्रयास किए गए, जो लोगों ने देखा है, आज जो ये लोग आ रहे हैं हमारे पास, माननीय उद्धव जी के पास या महा विकास अघाड़ी के साथ, उन्होंने 2.5 साल का काम देख लिया और उल्टा इनका काम देख लिया कि 4 प्रोजेक्ट इनके चले गए। तो इस अंतर को जब जनता देख रही है,
तो निश्चित है कि चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जात का लोग हो, वो सब माननीय महाविकास अघाड़ी को वोट देंगे। और हम निश्चित जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी एक अभूतपूर्व जीत महाराष्ट्र में करेगी और पूरे हिंदुस्तान में करेगी, ये आप देखिएगा, बिल्कुल निश्चित बात है। द्विवेदी जी, चलते चलते ये भी बता दें, आदरणीय सम्मानीय राज ठाकरे साहब बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, उन्होंने बिना शर्त के अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है नरेंद्र मोदी जी को इस बार। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर, कोई प्रभाव पड़ेगा उसका? उन्हें पूछ कौन रहा था? ना बीजेपी पूछी थी, ना कोई पूछ रहा। उन्होंने जो विधानसभा चुनाव आने हैं उसमें शायद लॉलीपॉप कुछ मिल जाए। अब वही कहते घूम रहे हैं कि अब हमने उत्तर भारतीयों संग ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। अब वही तो कहते घूम रहे हैं। कहाँ झंडा बुलंद किए थे पूरा कि उत्तर भारतीयों भगाना है, हमको ये करना है। अब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? उनकी कोई पूछ नहीं थी, उन्होंने इसलिए जो समर्थन दिया है बिना किसी उसके, बस इसीलिए दिया कि उनकी अपनी जो राजनीति है वो थोड़ी चमक बनी रहे इनके सहारे। लेकिन चमक जब मोदी जी की चमक नहीं रहेगी, हम भारतीय जनता पार्टी की नहीं चमक रहेगी, एनडीए की चमक नहीं रहेगी, तो इनकी चमक अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मैं तो बिल्कुल धारावी प्रोजेक्ट अडानी में आप पे आरोप लगा है कि आपका उद्धव ठाकरे जी और अडानी में कुछ समझौता हो गया, इसलिए आप जो आंदोलन पहले किए थे धारावी प्रोजेक्ट के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, वो एकदम ठंडा पड़ गया। तो बार बार एमएनएस के सभी नेता आप पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपको कि डील क्या होगा, और लोकेशन भी बता दिए। मुकेश अंबानी जी के घर में जब शादी हो गए, उसी एयरपोर्ट में वहीं पर दोनों का मीटिंग हो गया था, अडानी जी और उद्धव जी का, और कोई सेटलमेंट हो, क्या कुछ सेटलमेंट हुआ है द्विवेदी जी? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। अडानी जी पाकिस्तान लेके गए, माननीय मोदी जी को माता जी के पैर छुआए जाके, आपको याद होगा, पाकिस्तान ले जाके माता जी के पैर छुए थे माननीय मोदी जी ने। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री किसी से चर्चा होती है तो अडानी तो रोज माननीय मोदी जी से चर्चा करते हैं। और जो 600 नंबर पे रहा हो देश में 2014 से पहले, आज तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हो। तो बातचीत करते करते मोदी जी से, तो पहले मोदी जी से क्वेश्चन पूछे ना ये कि इतना ऐसा क्या प्रेम है आपस में कि जो सब चीज इनको दिए दे रहे हैं, पीसीओ इनको दिए दे रहे हैं, रेलवे दिए दे रहे हैं, आपका एयरपोर्ट दिए दे रहे हैं, बीपीसीएल दिए दे रहे हैं। तो पहले उनसे पूछे, हम उनसे क्या लेंगे? हम उनसे कुछ नहीं लेंगे। हम तो जनता का भला करें, जनता के साथ दें, रोजगार बढ़ाएं। हम तो इतना मांग सकते हैं हर आदमी से कि महाराष्ट्र की जनता को उनको रोजगार मिले, उनकी जो आय वृद्धि हो, इतना हम कह सकते हैं किसी भी आदमी से। लेकिन मोदी जी ने तो उन्हीं को बढ़ा दिया, वो तो उन्हीं को बढ़ा लगेगा। इससे कोई सवाल पूछ, आज इलेक्टोरल बॉन्ड है, आप देख लीजिए क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड। आपने ईडी सीबीआई आईटी भेजी, मजबूरी में उन्होंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न क्लियर किया होता तो कोई हम लोग जान ही नहीं पाते आज ये कि 13,000 करोड़ रुपए कहां से आ गए इनके पास। 1,500 करोड़ का इनका राष्ट्रीय कार्यालय बन गया। आज तक कांग्रेस नहीं बनवा पाई, 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ का राष्ट्रीय कार्यालय, जिसमें 50 कमरे ऐसे जो 7 सीटर कमरे, जो 7 मतलब 5 स्टार से ऊपर उनके अंदर वो मिल रही है। तो ये जो काम ही कर रहे हैं, 20-25 करोड़ हर जिले में दिया गया। 1000 जिले हैं पूरे देश में, 25-25 करोड़ दिया गया। कहाँ दिया जा रहा है? जो विधायक खरीदे जा रहे हैं, भाई हमें जो सुनने को मिला है, जो जनता कह रही है 50 खोखा एकदम ओके, तो जो 50 खोखे 100 खोखे एकदम ओके आपके सांसद लोग हैं, जो जनता कह रही है, मुझे नहीं पता। तो जो जनता कह रही है हम देख रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं बचा रहेगा। आज हमारी जरूरत यह है कि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए जो अगर इंडिया गवर्नमेंट बनी तो आप देखिएगा कि इसमें कितनी जल्दी से जनता को फायदा मिलेगा, दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन चूंकि बीजेपी अपने आप जीत रही है, जीतती चली जा रही है, तो उनके अंदर अहंकार, दंभ और सब चीजें ऐसी आ गई हैं
जो नहीं आनी चाहिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री के अंदर, देश के मंत्रियों के अंदर, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जो 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने पास रखा, अगर वो जनता में लग जाता तो शायद ये महंगाई, बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती। मैं तो इतना कहूंगा, और उनको ये काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उस पैसे को निकलवाना चाहिए और जनता में लगवाना चाहिए पैसे को। जो ये सब किसी के अभी अभी तो पैसा आता नहीं, वो तो खर्च हो गया। अब कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगी, हमें नहीं मालूम। अब कहां से आएगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवरात्र की एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। Well, somebody is talking about electoral bonds. Yes. I think we have